अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम आप सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात 8 बजे सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हफ्ते इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि अहम हुकूमती वज़रा को ज़हमत दी जाए ताकि उन्हें बताया जाए कि अवाम क्या सोचते हैं, अवाम के जहनों में सवाल क्या हैं और उनसे जवाब लिया जाए। आज अलबत्ता हम दो बड़े हॉट इशूज़ के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। एक, चैम्पियंस ट्रॉफी का अख्ताम हुआ, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। हाइब्रिड मॉडल के तहत रोहित शर्मा को ग्रेटेस्ट कैप्टन करार दिया जा रहा है, लेकिन मेजबान पाकिस्तान था। सिर्फ जो वाइट कलर के ब्लेजर्स इंडियन टीम ने पहने जीत के बाद, जो एक रिवायत होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान की नुमाइंदगी आखिरी जो तकरीब थी, ख़तामी तकरीब जहाँ पे ट्रॉफी दी जाती है, अब वहाँ पे चेयरमैन पीसीबी भी मौजूद नहीं थे, ना उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा मौजूद था। इसको लेकर के सोशल मीडिया हो, क्रिकेट के चाहने वाले हों दुनिया भर में, वो सवाल उठा रहे हैं। इस पर गौर करेंगे और फिर जो बदतरीन परफॉर्मेंस रही टीम पाकिस्तान की इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के ही बीच जो हमारे स्टार्स थे 90 के, 2000 की दिहाई के, वो और यंग स्टार्स ये आपस में उलझ रहे हैं। और तो और राशिद लतीफ़ साहब एक किताब लिखने जा रहे हैं जिसमें वो 90 और 2000 की दिहाई में जो मुबैना जुआबाजी या सट्टागिरी होती रही, उसके ऊपर चशमकुशा इंकशाफात करने का ऐलान कर रहे हैं। वक़ार यूनुस हूँ, वसीम अकरम हूँ, मोहम्मद आमिर हूँ, मोहम्मद हफीज़ हूँ या कामरान अकमल, सब दस्तों गिरेबान दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के जो ट्रांसमिशन इन्होंने की, टीम पाकिस्तान तो आगे बढ़ ना सकी। ये अलबत्ता अपनी जुगतों में और अपने इल्ज़ामात में काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन संजीदा सवाल वही कि हम कहाँ थे। जो लिस्ट बनती है चैम्पियंस ट्रॉफी की 8 टीमों की, उसमें हम नंबर 8 पे, और जब फाइनल हुआ तो वहाँ भी हमारी नुमाइंदगी नहीं थी बहैसियत मेज़बान। इसके ऊपर बात होगी। और फिर सदर ममलिकत ने जॉइंट सेशन से खिताब किया। अहम खिताब था क्योंकि पॉलिसी स्टेटमेंट है। दो बड़ी अहम बातें उसमें उन्होंने की सदर ममलिकत ने। एक तो उन्होंने कहा जी यकतरफा पॉलिसियाँ, ये इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है वफाकी हुकूमत के ऊपर। ये पीपल्स पार्टी जो आइनी तौर पर इत्तेहादी तो है, उनके वोटों से हुकूमत कायम है, उनका शिकवा है कि यकतरफा पॉलिसियाँ, उनके खिलाफ जरदारी साहब बोले। और फिर वो कहते हैं कि मैं हुकूमत की यकतरफा पॉलिसी की हिमायत भी नहीं कर सकता। सिंध, दरियाए सिंध जो है, वहाँ से मज़ीद नहरें निकालने का जो मनसूबा है, उसके खिलाफ वो बोले हैं। दीगर मामलात पे उन्होंने मुआशी इशारे हों या वे फॉरवर्ड हो, उसके ऊपर हुकूमत की तारीफ़ भी की है। अपोजिशन मौजूद थी, एहतजाज उन्होंने किया अपनी जमात के हक़ में, इमरान खान साहब के हक़ में। तकरीर की जो कॉपियाँ होती हैं वो उन्हें बर वक्त नहीं दी गई, वगरना ये भी मुमकिन था कि हस्बे रिवायत वो फाड़ी जाती हैं ईवान में। तो हेडफोन लगा के ये तकारीर नशर की गई हैं और सुनने को और देखने को मिली हैं। फिर हम देखते हैं विद इन PTI, फवाद चौधरी हूँ या शेख वकास आपस में उलझे हुए हैं। शेख वकास ने नोटिस जारी कर दिया है फवाद चौधरी को, जो जवाब में कह रहे हैं कि इस नोटिस की बत्ती बना लें। अब मैं ये जुमले गैर पार्लिमानी, लेकिन मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि रिवायती तौर पर आप टॉक शोज़ में आज सियासत और ईवान ममलिकत का जो खिताब है उसके ऊपर ही गुफ्तगू देख और सुन रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि जब भारत ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीत गया कल न्यूजीलैंड को शिकस्त दे के 4 विकेटों से, तो फिर हमने देखा कि ऑल द वे हमें सिर्फ भारतीय स्टार्स, साबिक स्टार्स, मौजूदा स्टार्स और उनके अहदेदारान दिखाई दिए। मसलन जय शाह जो ICC के चेयरमैन है वो दिखाई दिए, मसलन जो BCCI के चेयरमैन है रॉजर बिनी वो दिखाई दिए, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं चेयरमैन कह लें BCCI के राजीव शुक्ला वो हमें दिखाई दिए, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू, गौतम गंभीर। इंडियंस वर देयर ऑल द वे। मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। बताया गया कि जी जॉइंट सेशन है पार्लियामान का, वहाँ उनकी मसरूफियत है इसलिए वो नहीं जा सकते। जो समीर अहमद सैयद हैं CEO PCB के, वो मौजूद थे वहाँ पे बहैसियत मेज़बान, क्योंकि पाकिस्तान ने इस चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की। टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी वही करार पाए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि ICC की भारत की हेजमनी है, शरारत है कि पाकिस्तानी अहदेदारान को वहाँ पे स्टेज पे नहीं लाया गया। अलबत्ता पाकिस्तान का मौक़िफ़ कुछ और है। मोहसिन नकवी साहब आज कामयाब चैम्पियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर टीम को मुबारकबाद भी दे रहे थे। रहेगी बात रोहित शर्मा की, तो ये भी नोट कर लें कि वो 2 एशिया कप जीत चुके हैं, एक T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और एक चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उन्हें ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ वाइट बॉल करार दिया जा रहा है। हम बात करेंगे 2 इंतहाई अहम और मारूफ तज्ज़िया निगारों से, मिर्ज़ा इकबाल बेग और सनाउल्लाह खान मुझे दुबई से ज्वाइन करेंगे। कॉम्पिटेंट रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के, बिलखुसूस क्रिकेट के, भारतीय सहाफ़ियों के साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब खुश आमदीद। मिर्ज़ा साहब, ये बॉटम पे हम आए परफॉर्मेंस में, फाइनल ट्रॉफी देने के लिए भी हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे। जो टीम ऑफ द इवेंट बनी चैम्पियंस ट्रॉफी की, उसमें भी एक खिलाड़ी पाकिस्तान का शामिल नहीं है। भारतीय हैं, न्यूजीलैंड के हैं या अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं।
ये अचानक हुआ क्या है? हमारी वहाँ जो मेज़बानी जो करता है मुल्क, वो क्या ट्रॉफी नहीं दिया करता? मुझे याद पड़ता है हम बच्चे थे, 96 का वर्ल्ड कप, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमें दिखाई दे रही थी वहाँ पे उसको ट्रॉफी देते हुए इंडियन श्रीलंकन कैप्टन को। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या वक़्त है। एक तो हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके अपने पैरों हाइब्रिड मॉडल मजबूरी था, लेकिन फिर आपने ये भी नहीं रखा कि फाइनल चाहे किसी भी सूरत में पाकिस्तान में हो, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप उस पर भी तैयार हो गए। और वहां पर अब आज आईसीसी ने जो है वो वजाहत जारी की है, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया था, उनके चेयरमैन नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे ना जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई है चेयरमैन साहब गए। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ तो फिर मिर्जा साहब ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है, फिर तो बिल्कुल कागजी मेजबानी। हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि किस बात की। सिर्फ एक इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नाम लिखने जी। हाँ, हाँ, तो बस उस नाम पे हम खुश हैं। बाकी क्या हुआ, हमारी कोई अब इंटरनेशनली यहाँ हम बुलाते हैं राजीव शुक्ला को, उन्हें चाय भी पेश करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब वो तो अपनी पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं शुक्ला साहब, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन क्या होता है? डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले जो हमारे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट का बाइस बने। नहीं, वो हमने चाय उन्हें पेश की तो हमें अभिनंदन भी याद आ गया, जिसने कहा था दैट इज फैंटास्टिक, बट अभिनंदन का केस तो और है, वहां पे तो हम विक्टोरियस थे, हमने तो मार्का सर अंजाम दिया। यहाँ शुक्ला साहब ने आके बस उन्होंने भी कह दिया टी इज फैंटास्टिक, तो हम इसी में आराम हो गए, खुश हो गए, साफी खड़े हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, चेयरमैन साहब मौजूद हैं कि शुक्ला जी आ गए हैं, ये काफी था। यही अलमिया है ना हमारा कि हम लोगों को बुला के, इससे पहले ज़का अशरफ साहब ने दावत दी थी रॉजर बिनी को और राजीव शुक्ला को, और उनको साड़ियां भी पेश की गई थी, तोहफे भी दिए गए थे। तो हम तो अपने तौर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलता है, ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की एक अपनी इज्जत है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, और सबसे बढ़कर जामी आप देखें कि जो ट्रॉफी थी वो लेकर एरून ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन, तो क्या हुआ? पाकिस्तान का नहीं हक बनता था, हम मेजबान थे, सरफराज अहमद नहीं वहां जा सकता था ट्रॉफी लेकर? बहुत अहम सवाल, बिल्कुल नजरअंदाज किया गया, बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल हमें लगाया गया, दीवार से लगाया गया। अच्छा, इस बीच जो कुछ होना था वो तो हो गया ना, हमारी परफॉर्मेंस भी, हमारे तनाजे भी, फड्डे भी, हाइब्रिड मॉडल भी, ये तो हमने रोना रो ली है, कल वाली बात भी आपने वाजे कर दी। लेकिन इस बीच जो हमारे साबिक स्टार्स हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के ट्रांसमिशन के बीच नए इश्यूज को जन्म दे रहे हैं। राशिद लतीफ़ एक किताब लिख रहे हैं जिसमें वो जुआ सट्टा, उसके ऊपर कहानी लिखने की नवीद सुना रहे हैं, मैं कहूँगा, या इंतबाह कर रहे हैं। क्या वाकई राशिद साहब ऐसी किताब लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, और अगर लिखते हैं तो क्या कुछ बाकी बचेगा? देखें जामी, इसके बारे में कोई अब से 6-7 बल्कि 8 बरस कबल राशिद लतीफ ये किताब लिखना शुरू की थी उनकी। हमारे एक दोस्त हैं सुहेब अलवी साहब, उनकी उन्होंने खिदमात ली थी, और मैंने उस किताब के हवाले से उस वक्त मैं गैर मुल्की चैनल ESPN स्टार स्पोर्ट्स के लिए मैं बनाता था स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट्स लाइन के लिए 2-2, 3-3 मिनट की स्टोरी। उस वक्त मैंने स्टोरी भी की, राशिद से बातचीत भी की। फिर पता नहीं क्या हालात हुए, क्योंकि उस किताब में सनसनीखेज इंकशाफात थे गालिबन, इस वजह से उन्होंने वो किताब लिखना बंद कर दी। लेकिन अब लगता है मुझे कि मामला जो है वो अब बहुत ज्यादा आगे जा, शायद इस बात पर वो मजबूर हुए हों, या तो वो लोगों को ये धमकाना चाह रहे हैं कि देखो मेरे अगर मैं उछल दूंगा, उन्होंने तो अपना क्रिकेट कैरियर इसी चक्कर में तबाह कर लिया ना। और फिर 2003 में जो आलोक कपाली का उन्होंने कैच लिया था यासिर अली की गेंद पर, उसके बाद से उसी बोर्ड के चेयरमैन तौकीर ज़िया ने वो मैच
मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर के साथ मिलकर राशिद पर पाबंदी लगवा दी थी, इंजमाम कप्तान बन गए थे। तो राशिद तो इस टाइप का कैरेक्टर है कि वो कुछ न कुछ नई नई चीजें लेकर आते हैं। अब जिस तरह की ये जंग शुरू हुई है आपस में, तो मुझे लगता है दोबारा किताब तो काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी थी, वो उसे फिर बीच में अच्छा। उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि मैंने स्टोरी की थी और मैंने उनसे बहुत नहीं, सारी वैसे चीजें पूछी थी। वैसे खासतौर पर मिर्जा साहब, पाकिस्तान किताब अगर ऐसी लिखी हुई है तो मंजर आम पर आना चाहिए। अवाम का हक है कि वो जाने, बिलखुसूस एक साबिक कप्तान के और विकेट कीपर बल्लेबाज के हाथ से, कि उसने क्या देखा उस दौर में, क्योंकि राशिद एटलीस्ट ऐसे इल्जाम से मुबर्रा रहे हैं। मेरे साथ ही आप रहे, कुछ लाइन में भी कनेक्शन में फॉल्ट आ रहा है, तो मैंने दुबई पहुंचा हूं जाके। हाँ, और मौजूद हैं सनाउल्लाह खान, मायानाज स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, इस इवेंट को कवर भी किया। भारत के जो सहाफ़ी पाकिस्तान है उनके साथ भी यहाँ उनकी मेज़बानी करते रहे। सना, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों नहीं था विक्ट्री स्टैंड पर बीइंग होस्ट, ना चेयरमैन, ना डायरेक्टर पीसीबी, ना टूर्नामेंट डायरेक्टर, ना सरफराज अहमद जिन्होंने पहले ट्रॉफी जीती थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? इत्तला क्या थी वहां से आपको, सनाउल्लाह? जावेद साहब देखें, पाकिस्तान में सब इस सिर्फ सेरेमनी को देख रहे हैं, बट मैं बीइंग जर्नलिस्ट दो तीन चीजें और हुई हैं। जैसे पहला मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ था, उसमें पाकिस्तान का नाम हमें नजर नहीं आया था। उसके अलावा पाकिस्तान लाहौर के अंदर जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, तो एंथम चला था इंडिया का, उसके ऊपर पाकिस्तान ने आईसीसी को बोला भी था और बाद में आईसीसी ने क्लेरिफाई भी किया। एक्चुअली में वो ब्रॉडकास्टर ज्यादातर इंडियन हैं जिनकी मिस्टेक थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डाला जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के एंड पे मिस्टेक हुई है। अब जहां तक बात सेरेमनी की है, तो उसमें प्रोटोकॉल अब तक जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं उसके मुताबिक यही होता है कि जो होस्ट कंट्री है, टीम फाइनल में खेल रही है या नहीं खेल रही, उसकी रिप्रेजेंटेशन जरूर होती है। अब जो सुमैर सैयद साहब हैं, जो पाकिस्तान के सीईओ भी हैं, दो तरह से, एक तो वो पाकिस्तान के सीईओ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, दूसरा टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको भेजा है नुमाइंदगी के लिए। तो उनको ये कहा गया कि अगर चेयरमैन साहब होते तो उनको जरूर के स्टेज पे लाया जाता, और बहाना ये बनाया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उन्हीं को ही स्टेज पे लाया जा सकता है। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर स्टेज में जो मौजूद थे, उसमें आप देखिए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, और न्यूजीलैंड के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर क्रिकेट हैं वो रॉजर टोस, वो वहां पर खड़े हैं। तो उनका ये कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी टीम फाइनल में खेल रही थी तो इसलिए उनको रखा गया है। हालांकि अमूमन यही होता है, जो पहले भी हमने आईसीसी के इवेंट जितने भी कवर किए हैं, तो फाइनल सेरेमनी जो चलती है उसके अंदर होस्ट कंट्री की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो सुमैर सैयद साहब को वो बुला लेते तो शायद एक क्रिकेट फैमिली दिख रही होती है। सना, ये बड़ी अहम आपने बात की, जो रॉजर टॉस है, मेरे ख्याल ये न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म बल्लेबाज थे, ओपनर या वन डाउन के, बड़े खौफनाक बल्लेबाज थे। ये अगर डायरेक्टर हैं और वहां पे स्टेज पर मौजूद थे, तो हमारे डायरेक्टर भी वहां मौजूद थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर जो हैं। इसका मतलब यह है कि इंटेंशनली पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया है। एग्जैक्टली अगर जामी साहब, मैं बीइंग जर्नलिस्ट अगर मेरे से पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा इंसल्टिंग है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको ऐसे ही ले रहा है। अभी जो आईसीसी के साथ प्रोटेस्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान ने कहा है कि इस पर आईसीसी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं सुमैर सैयद साहब को वहां पर बुलाया गया। अगेन एक सेरेमनी है, एक प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक ये होता है। और इससे पहले आपको याद होगा राजीव शुक्ला साहब आए थे, जो कि अभी मिर्जा साहब उसी की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली उन्होंने बहुत तारीफ की पाकिस्तान के तमाम तर इंतजाम की। तो उस वक्त लगा कि मामला थोड़ा सा बेहतर चल रहा है। हालांकि उस बीच में बहुत से प्रॉब्लम भी हुए आईसीसी के एंड के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी के जो दुबई के अंदर मैचेस हुए, ये पाकिस्तान के अंदर भी हुए। अब ये बिल्कुल लास्ट डे था, उसके अंदर ये हो जाना, आप यकीन माने, इंडियन जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट बेशतर जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कह रहे थे कि यार नहीं, ये आईसीसी के एंड पर गलत हुआ। और आपने एक और चीज नोट की होगी, जब सेमीफाइनल इंडिया खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो जय शाह साहब वो बेसिकली आईसीसी के सरबराह हैं, मगर वो उस वक्त लग रहे थे जैसे कोई फैन बॉय है या सेलिब्रेट कर रहे, जैसे वो बीसीसीआई के सरबराह होते हैं वैसे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। इस चीज को भी हम लोगों ने वहां पर देखा, और काफी जर्नलिस्ट। और नहीं, ये सना, ये जो आपने जय शाह की बात की, ये सिर्फ सेमीफाइनल की हद तक नहीं, फाइनल की आखिरी जो ओवर्स हैं वो भी आप देख लें। और जो आप प्रोडक्शन जिनकी जो थी इस कवरेज की, मेरे ख्याल कैमरामैन और प्रोडक्शन टीम वो भी इंडियंस हैं, वो जय शाह के ऊपर फोकस किया हुआ था। वो जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, सेमीफाइनल भी फाइनल भी, तवज्जो सारी उधर थी, हालांकि वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली जामी साहब, लेकिन ना ये शायद बीसीसीआई अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, या भारत आईसीसी प्लेटफॉर्म में अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, और सिर्फ अगेंस्ट पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है। मगर मैं आपको बताऊं, दिल के अंदर ना वर्ल्ड वाइड मीडिया होता है, मुख्तलिफ टीमों के जो मीडिया आए होते हैं, तो सब ये बात कर रहे थे कि इससे क्रिकेट खराब होगी। ये बेसिकली पाकिस्तान और भारत के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस जो भी हो, बट आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ऐसा होगा तो दूसरे देश भी बोलेंगे। आपको याद होगा वेन्यू के ऊपर दूसरे देश बोलेंगे, और ये भी एक अलग बहस है। मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान के ऊपर शायद दबाव बनाया जाए कि देखें, बाकी बोर्ड भी इतराज कर रहे हैं कि ये जो वेन्यू वाला मैटर हुआ कि एक टीम को सारे वेन्यू, एक ही वेन्यू में
तमाम मैचेस दे दिए जाएं, तो पाकिस्तान पर इस पर भी दबाव डाला जा सकता है आगे वर्ल्ड कप 2026 से बहुत पहले। बहुत 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 शुक्रिया सनाउल्लाह खान। मिर्जा साहब, आपने स्टोरी सुन ली, वही जो आप बात कर रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे मौजूदा स्टार्स हैं और 90 की दिहाई के 2000 के स्टार्स हैं, वो उलझे हुए हैं ट्रांसमिशंस में। 90 के लॉन्डों का ताना दिया जा रहा है। मोहम्मद आमिर साहब कह रहे हैं कि वकार यूनुस का नाम लिए बगैर कि मेरी सिलेक्शन उन्होंने नहीं की। हफीज़ बातें सुना रहे हैं। शुएब अख्तर कह रहे हैं मैं तो इस टीम पे बात नहीं करना चाहता अगर मुझे सरकारी टीवी पैसे ना दे। तो हम आपस में एक दूसरे का गिरेबान नोच रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि ये जो हमारे लेजेंड्स थे इन्होंने 2003 में क्या परफॉर्मेंस दी और बाद में क्या परफॉर्मेंस दी, तो ये हम कहाँ फंस गए हैं? क्यों इंगेज हो रहे हैं ऐसी हीटेड डिबेट में? हम अपना तमस्खुर उड़ा रहे हैं। पहले क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद दीज स्टार्स, विद दीज लेजेंड्स? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे जाते हुए। बिल्कुल आपने सही कहा जामी। दरअसल कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया पैसे की जो कशिश है, क्योंकि गैर मुल्की चैनल्स पर लोग बैठ रहे हैं, वहां पर डॉलर्स में आपको पैसे मिल रहे हैं और फिर आपको कोई ना कोई मजेदार चीज, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेकर आनी पड़ती है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। बैरून मुल्क जाकर आप बैठकर सब कुछ कर रहे हैं, जब वो वहां से कुछ करते हैं तो जहां जो बैठे होते हैं दूसरे मोर्चे से वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की जगहसाई है, बदनामी है। और पाकिस्तान क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए कि दुनिया में और कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां के क्रिकेटर्स बैठकर मुख्तलिफ टीवी चैनल पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो ये क्रिकेटर्स को खुद सोचना चाहिए। नाम नहीं ले रहे, अपने सारे पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। मिर्जा साहब, ये वहाब रियाज साहब की भी कोई वापसी हो रही है, सुना खेलने को तैयार है वो? पहले ओहदे कम है उनके पास। वो आंख का तारा थे ना। दरअसल जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे, निगरान वजीर आला, तो मुशीर खेल बने। फिर उसके बाद वो सिलेक्टर थे, फिर सीनियर मैनेजर बन गए टीम के। फिर उसके बाद वो कोचिंग कोर्स करने मालदीव चले गए। वापस आए तो मेंटोस का उन्हें कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। और अब उनकी एक दिली ख्वाहिश थी, वो समझ रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड उनके घर की कोई जाती जागीर है। अब वो उनका मूड बना कि जी मैं T20 खेल लूं लाहौर से, तो वो ट्रायल मैच खेलने पहुंच गए। तो कौन है? शुतरे बेमुहार है, कोई पूछने वाला नहीं है इनका। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट जिस अंदाज से जिस तरीके से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, इस बहती गंगा में हर शख्स जामी साहब हाथ धोना चाह रहा है और उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा है। जैसन गिलेस्पी को कहना पड़ा कि ये जोकर्स हैं, क्लाउन्स हैं। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान मतलब हम लोग खुद हालात ऐसे पैदा कर देते हैं। आखिर गिलेस्पी को किसने बताया कि उसके खिलाफ साजिश हो रही थी? उसका कोई ना कोई जरिया तो होगा। किसी पाकिस्तानी ने बताया होगा ना कि उसके खिलाफ साजिश हो रही थी। सोर्स तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन है यही मामला कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को, हमने रुसवाई और बदनामी के घड़े में अपने आप को फेंक दिया है। देखना पड़ेगा, जब तक एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा हेल्म ऑफ अफेयर्स पर जामी साहब, उस वक्त तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। नहीं रो रहे थे क्रिकेट की बदहाली पर, क्योंकि इससे अवाम की दिलचस्पी जुड़ी होती है। ये वाहिद खेल ऐसा रह गया था जो कौम को जोड़ता था। कौम डिवाइडेड है, सियासी तकसीम का शिकार है, नफरत और तकसीम की सियासत का शिकार है। तो खेल जोड़ते थे। और अब हॉकी की बदहाली के बाद क्रिकेट की बदहाली भी शुरू हो चुकी है, जिसका सबूत हर टूर्नामेंट में, हर बड़े इवेंट में हमें देखने को, सुनने को मिलता है। फिर प्लेयर्स के आपसी तनाज़ात, ये और फिर बोर्ड्स की मिसमैनेजमेंट, ये सब मिल मिला के वो तस्वीर पेश कर रही है जिसकी जानिब मैंने इब्तिदाई में इशारा दिया था। अभी भी वक्त है कि क्रिकेट के मामलात को सुधार लिया जाए। अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी टैलेंट बाकी है, उसको ग्रूम किया जाए जैसे इंडिया ने किया है। 10-12 साल लगाए हैं, एक बड़ी टीम पैदा कर दी है, खड़ी कर दी है। अब ये टीम 10-15 साल रूल करेगी। फिर हम रोना रोते रहेंगे कि नहीं जी इंडियन हेजमनी है। क्या करें भाई, परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रॉफीज ले रहे हैं, हेजमनी तो बनेगी। इजाज़त दीजिए, इस चंक के लिए वापस आते हैं ना तो फिर सियासी दुकान की जानिब रुख करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब ने हमें प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया। चौधरी साहब, आपको खुशामदीद। ये किस फड्डे में उलझ गए आप? पीटीआई ऑफिशियल ट्वीट कर रही है शेख वकास अकरम से जो आपका हालिया तनाज़ा है उस हवाले से कि माफ़ी मांगो या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। नोटिस भी उन्होंने आपको भेज दिया है। माफ़ी मांग रहे हैं या फिर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, मैंने तो उन्हें कहा है कि आप फौरन अदालत में आ जाएं, क्योंकि ऐसे नोटिस देने से हमें खामखा जो है आप अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। और स्पेशली पीटीआई ऑफिशियल को तो देखिए आना ही नहीं चाहिए था। ये पीटीआई ऑफिशियल का मतलब होता है जहाँ पे जो पार्टी के ऑफिशियल मामलात हों उनको देखा जाता है। तो इन्होंने दबाव डाला होगा। वो अच्छे लड़के हैं, जिब्रान है, अजहर वगैरह, वो तो बेचारे बाकी जो हैं चूँकि ये उनके ऊपर दबाव रखते हैं कि आप क्यों मेरे हक में कैंपेन नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो वो उन बेचारों ने कर दिया होगा। और जाहिर है वो अच्छे लड़के हैं, सब लड़के, उनसे तो मेरा इशू नहीं है।
लेकिन ये है कि ये कर लें। उन्होंने कहा कि मेरी माशरे में बड़ी इज्जत है तो वो खराब हुई है, जो मैं समझता हूँ नहीं है। तो बाहर ये तो फिर एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है ना कि उनकी इज्जत है या नहीं। ये आपने पीटीआई ऑफिशियल को जिस तरह से मुखातिब किया है, पीटीआई ऑफिशियल अगर आपने पार्टी बैरियर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात नहीं करे तो किसकी करे? वो ऑफिशियल नहीं है क्या पीटीआई के, शेख वकास अकरम? ऑफिशियल्स की भी देखिए ना, दो हैट्स आपके हैं ना, एक आपने इंडिविजुअल अपना मामलात की, और एक जो है अपना, फॉर एग्जांपल अगर किसी की तलाक हो जाएगी तो क्या उसकी बीवी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देगी पीटीआई ऑफिसर? ये तो नहीं ना, एक जाती एक मामलात हैं उनको वो जाती तौर पे देखेंगे, एक जो पार्टी के ऑफिशियल मामलात हैं उनको वो ऑफिशियल तौर पे देखेंगे। आपने उनका जवाब देते हुए जो मुआशरे में उनकी इज्जत, आपने कहा ये झूठ है आपके नज़दीक, और फिर आपने उस नोटिस की बत्ती बनाने का मशवरा दिया है। जो ऐसा तुसी भी हद कर दो ना। नहीं तो इस नोटिस का मैं और क्या जवाब दूं? साबित करें ना कोर्ट में आगे कि उनकी इज्जत है मुआशरे में और उसकी वो हद तक हुई है उनकी, तो फिर हम भी बताएंगे कि नहीं। नहीं, आप साबित करेंगे पहले जो आपने इल्जामात लगाए मनी लॉन्ड्रिंग के, हाईजैक करने के और फ्रॉडी हैं ये जो जो उन्होंने लिखना है वो आके अदालत में आ जाए, फिर वहीं पे इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आपका इल्जाम है क्या? नहीं है ना, इशू क्यों नहीं है आपका? पीटीआई ऑफिशियल इस पे बात कर, वो तो नहीं लग रहा ना सर। मैंने तो सच्ची बात, मुझे तो नोटिस पढ़ा, मैंने पढ़ा भी नहीं है वो, मुझे तो ट्विटर के ऊपर ही मैंने देखा है। मैं आपको भेज देता हूँ, मेरे पास वो प्रिंटेड नोटिस आया, वो पूरे मीडिया में पब्लिक हुआ पड़ा है, आपको भेज देते हैं व्हाट्सएप के जरिए। लेकिन ये आपका इल्जाम क्या क्यों है ये कि ये फ्रॉडी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की आप बात कर रहे हैं, हाईजैक करने का आप इल्जाम आयद कर रहे हैं सलमान अकरम राजा, शेख वकास, शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर के ऊपर, वाई सो? देखिए ना, इशू ये है प्राइमरीली, मैं आपको ये बताऊं कि देखें, इन्होंने एक तो जब भी यहाँ पे इमरान खान के पास ये गए हैं, एक ही एफर्ट है, एक तो ये कि जो पार्टी में हैं उनको बाहर निकाल दें। आखिरी लिस्ट जो एमएनए और सेनेटर लोगों की इन्होंने दी खान साहब को, वो 23 लोग हैं जिनको कहा इन्होंने पार्टी से निकाल दें। उसके बाद ज़ाहिर शेर अफजल मरवत तो आपके सामने निकाल ही दिया। उसके बाद इनकी सारा जो पॉलिटिक्स है 3-4 लोगों की, वो ये है एक पार्टी में आए कोई ना, और जो मौजूद है उनको निकाल दें। अब उसमें जो इशू आ रहा है कि आप देखें, आज पीटीआई का जो वर्कर है उसकी उम्मीद ही खत्म होती जा रही है कि पार्टी जो है वो इमरान खान को रिलीज करवा पाएगी, पॉलिटिक्स क्या है। तो इन 3-4 लोगों ने जिस तरीके से पार्टी को मिसयूज किया है, और ये अभी भी आपने मिसाल देखी है जो पीटीआई ऑफिशियल को जिस तरह से मिसयूज किया है, ये तमाम पार्टी को अपने जाती मामलात के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शिबली फराज साहब अब सेनेट के चेयरमैन डिपोजिशन लीडर बने हैं तो इस्लामाबाद आना शुरू हुए हैं। इनमें से कोई आदमी जो एक 10 दिन रहा है, रऊफ हसन, उसके अलावा कभी एक आदमी, कोई एक बंदा जेल में एक दिन नहीं गया। इन्होंने कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं की है। जो पीटीआई के कारकुनान या हम जैसे लोगों ने जो जुल्म बर्दाश्त किए, जो बर्बरियत की, उसको ये बुनियादी तौर के ऊपर पार्टी से मुफाद उठा रहे हैं, फायदे हैं, और पार्टी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आज पीटीआई डिस्पाइट द फैक्ट के 80% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, आज किसी पोजीशन में ही नहीं रह गई, कोई पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ही नहीं रह गई, कोई समझ ही नहीं आ रही कि आपने इमरान खान को कैसे इस पे मैं आपसे मजीद बात भी करता हूं, बट जो आपने अभी थेसिस दिया है, इज इट वाई के फैसल चौधरी साहब को भी साइडलाइन किया गया, यही वजह है? हर आदमी को ही साइडलाइन करना चाहते हैं। ये तो फैसल को, तो या फैसल को भी करने में जो है वो मेरी बड़ी ज्यादती वाली बात है कि दिन रात आपके सामने है, उसने जो काम किया है, 500 से ज्यादा उसने फ्री केसेस जो है वो किए हैं, लोगों को छुड़ाया है, उसने सुबह से लेके शाम तक जो है उसने सिर्फ पीटीआई को वक्त दिया है। और अगर इस तरह से 2-4 जो चुनूने हैं, लेकिन पीटीआई के इंटरनल सर्कल समझते हैं कि आपका जो ट्विटर पे, मीडिया पे जो एक्टिविज्म है अगेंस्ट दी अवेलेबल लीडरशिप, वो ले डूबा है फैसल साहब को, और वजह नहीं है। तो देखिए, फिर तो मोहम्मद जुबैर लीग में थे, असद उमर जो थे वो पीटीआई में थे। अगर देखें, आप जानते हैं फैसल को, मुझे और सब लोगों को, हम सब लोग बड़े इंडिपेंडेंट हैं। हमारे व्यूज जो है वो इस तरह से नहीं होते कि एक आदमी का व्यू जो है वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ या मेरा व्यू वो कंट्रोल करेगा।
ये हमारे व्यूज जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, बट ऑन मेरिट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि बड़ी इन्होंने ज्यादती की। आपको जो नोटिस सर्व किया गया ना, ये रिजवान शबीर कयानी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनके तवस्सुस से, उसमें आपकी कुछ जुमले कोट एंड कोट भी उन्होंने लिखे हैं। मसलन आपने कहा है कि ही हैज़ मेड ह्यूज मनी एलिजिडली एंड आई थिंक इनको तो फारिग कर देना चाहिए। फिर आप कहते हैं शेख वकास जैसे लोगों को मैं पार्टी में लेकर आया, अब ये पार्टी के मामे बन गए हैं। आप भी एलिजिडली का लफ्ज़ यूज़ करें। कैसे मनी उन्होंने बनाई? केपी में जाके वो सेटल्ड हैं, अपने बाप के लिए टिकट्स लिए, और फिर आप कह रहे हैं पार्टी कोर्ट में, तो अब कोर्ट में आ जाएंगे ना जब, तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, हो जाएगा। पार्टी में वैसे आप उन्हें लेके आए थे 100%। आधी पार्टी में लोग किनको ले गए हैं, जाहिर है। ये कब की बात है? हमारे पास भी लोग आते थे ना सपाशे कराने और करते, जाहिर है हमने पार्टी तो हमने ही बनाई है। 2015 से पहले भी तो पार्टी थी ना, 2015 के बाद की भी पार्टी थी। जाहिर है कि पीटीआई को बनाने में हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमने पार्टी को बड़ा खड़ा किया है इमरान खान की क़यादत में उनके साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलिए, अदालत में मामला जाएगा, वहीं आप बयान कीजिएगा। दूसरा, जो आप पार्टी की अभी की सूरत हाल है पीटीआई की, वो जब आप बयान करते हैं तो उसमें शेर अफजल मरवत का भी एक एलिमेंट है। वो भी अपनी तरफ से अलहदा से एक नई डगर पे चल रहे हैं और गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी आना चाह रहे थे, अभी तक आए नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ा अजब दावा, ये शेर अफजल मरवत साहब की ज़ाती मायूसी है या वाकई मैटर ऑफ द फैक्ट है कि 10 लोग भी ये लोग जमा नहीं कर सकते जो अभी की क़यादत है पीटीआई की? देखिए जामी साहब, बात यह है, आप इतने तवील अरसे से चूंकि पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, पीटीआई के वर्कर से लेके लीडर तक लोग जो हैं वो आपके वाकिफ हैं, आप उन सब से आपकी बात होती रहती है। आपके सामने है कि जो इस वक्त एक मायूसी की हालात हैं वो पीटीआई के, ये जो शेर अफजल मरवत बात कर रहे हैं, ये पीटीआई के आम वर्कर की भी यही बात है, कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। और देखें, मैं आपको पहले मैं अर्ज करना ये चाहता हूं कि इस वक्त एक एक्सटर्नल प्रेशर की बात थी। वो जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसके नतीजे में जाहिर है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को एक हौसला मिला है कि हमें शायद यहाँ से अब कुछ इतनी जल्दी ना हो। उसके बाद आप देखिए, इनके इतने अहमक लोग हैं कि सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तो मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, किसी ने आना है साथ आ जाए, किसी ने नहीं आना ना आए। जाहिर है कि फजलुर रहमान साहब को ये बात जो है वो बुरी लगी। फिर देखें, आप जब अपोजिशन को बुलाता है चीफ जस्टिस, आप अकेले मुंह उठा के अपनी पीआर के चक्कर में चले जाते हैं। वकील हैं, इनके मुकदमे लगे होते हैं जजों के सामने, इनकी जिंदगी का और मकसद ही कोई नहीं सिवाय जजों की खुशामद के। तो ये सारा इनका जो कारोबार है, सारी चीजें हैं वो जजों की खुशामद के इर्द गिर्द घूमती हैं और वो सारे चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए। अगर कामरान मुर्तजा को साथ ले जाते तो क्या क़यामत आ जाती। इन्होंने एक ऐसा अलायंस जो बिल्कुल तकरीबन तय हो गया था, जो चीजें हो गई थी, इन्होंने खत्म कर दिया। और आज इतने बेहया है कि फिर मुंह उठा के फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे हैं कल ये बात करके। तो ना इनमें रख रखाव है, ना इनको पता है, ना इनका कोई कद है, ना इनकी कोई अहमियत है। और ये अगर पार्टी के मामला इन्होंने चलाने हैं तो मैंने तो खान साहब को भी कहा है, सच्ची बात है, मैंने कहा आपने इन लोगों को लगा दिया है। हम एक बुजदार को रोते थे, आपने आधा दर्जन बुजदार हम पे मुसद्दद कर दिए, तो मुझे बताएं ये कैसे करेंगे। खान साहब का क्या रिप्लाई था? अब तो खान साहब से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो पा रही ना आप सबकी। ये जो नुक्ता आपने बुजदार और सारे बुजदार लगा दिए, इसके बाद खान साहब ने क्या कहा फिर आपको? वो बेसिकली हंस पड़े थे कि सच्ची बात है, मैंने खान साहब की बड़ी मिन्नत की थी कि आपने ये जो अलायंस की और ये निगोशिएशन की कमेटी है, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को, आरिफ अलवी साहब को और असद कैसर साहब को डालें। अगर मुमकिन हो तो एजाज चौधरी और महमूद रशीद साहब को भी डालें। उन्होंने कहा वो जेल से उनको लाएंगे नहीं, तो मैंने कहा चलें एक सिंबॉलिक तौर के ऊपर शाह साहब को हेड बनाएं और आरिफ अलवी और असद कैसर जो हैं वो इसको दें। उनका कोई स्टेचर है, कोई उनका ओहदा रहा हुआ है, कोई कद है। वो खान साहब ने उस वक्त जो है वो इन लोगों को बना दिया है। अब देखिए, इन लोगों की तो कोई कैपेसिटी नहीं है। और माई प्रॉब्लम इज, हमें तो देखिए खान साहब ने बड़ी इज्जत दी है, बहुत मोहब्बत दी है। मतलब आप देखें कि अब हम, मेरे जैसा जो गुनाहगार आदमी है, वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गया, खान साहब साथ लेके गए, काबा शरीफ के अंदर हम गए। कौन सा और अहम फैसला है जिसमें खान साहब ने मुझे शरीक नहीं किया? तो मेरा तो दिल दुख रहा है कि जिस तरह वो अंदर है। और लेकिन चौधरी साहब, ये आपका गिला शिकवा अपनी जगह, बट ये भी तो एक मैटर ऑफ द फैक्ट है ना कि ये वो लोग हैं पीटीआई के जिन्होंने पीटीआई को तब सहारा दिया, तब उसकी आवाज़ बने, तब उसका चेहरा बने जब कोई नहीं था, जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके थे, जब लोग दस्तयाब नहीं थे, जब लोग पार्टी छोड़ चुके थे।
तो यही वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी किया करते थे, किया करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने पहले भी एक वीलॉग भी किया आपने और हबीब अकरम साहब ने, और मैं आप दोनों का जो है ना सियासी एनालिसिस का बड़ा ज़ाहिर है मद्दा हूँ। मेरे आप लोग दोनों से बड़ा तो कम लोग हैं जो सियासत को समझते हैं। तो मैं हैरान ही हो गया ये बातें सुन के आपकी। मतलब इन लोगों ने क्या किया है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक दिन मुझे आप बताएं, सलमान राजा, शेख वकास, ये अपना रऊफ हसन, शिबली फराज साहब, एक दिन ये जेल में गए, इन्होंने क्या सख्तियां सही हैं, इन्होंने क्या किया है, कितनी दफा। ये तो जो शेख वकास साहब हैं इलेक्शनों से पहले से पेशावर में बैठे हुए हैं, एक दिन पंजाब में नहीं आए। सलमान राजा साहब की वीडियो जो है वो वायरल है कि 26 को कॉल देके और अब वो खुद लाहौर की सड़कों के ऊपर अकेले फिर रहे थे। एक दिन ना इन्होंने कोई बात की, ना इन्होंने किसी स्ट्रगल में गए, ना इन्होंने कभी किसी जो है वो एहतजाज में गए। इनको सिर्फ इसलिए खान साहब ने लगाया कि इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये वकील है। अब वो इन्होंने अपनी जो वकालत है या अपना जो एक समझिए उसका था, उसको इस्तेमाल करके ये ओहदे लिए इन्होंने। इसके अलावा तो उन्होंने लोगों को मरवा दिया वहां 26 तारीख साहब। ये बहसियत सियासत के तालिब इल्म के और एक सहाफ़ी के हमारी तो पहले दिन से ये राय है कि ये जो मामला फहमी है ये हमेशा सियासी फरीक़ैन के दरमियान होनी है, सियासी किरदारों को बीच में डाले बिना नहीं हो सकती। चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब वाला फार्मूला हो, आपका फार्मूला हो, या किसी भी और सियासतदान की नुमाइंदगी की बात हो। तो जब तक ये सियासतदान जो बिलखुसूस सीजनड हैं, जिनके राब्ते हैं ख़ानदानी तौर पर, पार्लिमानी तौर पर, जब तक ये नहीं मिल बैठेंगे तब तक एक बहुत बड़ा एक खला है, एक कम्युनिकेशन का खला है, ताल्लुकात नहीं है। वो हुआ ये ना कि देखें ना, हम सबको पार्टी से एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला है ना, इमरान खान ने तो नहीं निकाला। हमें तो जो एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो ठुटे मुके मार के, जेलों में डाल के, हैरेस करके, तशद्दुद करके हम लोगों को पार्टी से निकाला। अब उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसमें उन्होंने जो बिल्ड स्ट्रेटजी है, हम लोगों को उन्होंने जो है वो फारिग किया, एक एक्सटेंशन स्ट्रेटजी लगाई और एक बिल्ड स्ट्रेटजी लगाई। अब सवाल ये है कि ये 2 साल में ये जो लोग थे, एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक होने को मेरे ख्याल में बुराई नहीं है, अगर इनका ताल्लुक है तो अच्छी बात है। मैं अपनी हाइंडसाइट में जब देखता हूँ तो सबसे बड़ी गलती ही मैंने ये की कि जब खान साहब ने कहा कि कोई राब्ते नहीं करने तो हमने राब्ते खत्म कर दिए, और उसका इमरान खान को शदीद नुकसान, राब्ते रहने चाहिए, हमें शदीद नुकसान हुआ। 100% राब्ते होने चाहिए थे, क्योंकि जब हमारे राब्ते खत्म हो गए तो फिर किसी और के बन नकवी, अहमद मलिक, ये सारे लोग जो है सिर्फ साहब मेरा और आपका राब्ता अलबत्ता खत्म हो गया है। वजह यह कि वक्त मेरा खत्म हो गया, हमारा राब्ता खत्म नहीं होगा। जी इंशाल्लाह आपसे दोबारा गुफ्तगू होगी। बहुत अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक और फिर देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और मैं क्यों मजबूर हुआ कि आज का प्रोग्राम मैं स्पोर्ट्स से शुरू करूँ। सोशल मीडिया की पल्स ही ड्राइव करती है कंटेंट को भी, और मुआशरे में जो गुफ्तगू होती है, अब सोशल मीडिया के डायनामिक्स बदल चुके हैं। उसकी झलक आप देख रहे हैं कि गंडापुर वेकअप की कॉल है एक ट्रेंड, जिसमें जो मुबैना तौर पर केपी सरकार में और कैबिनेट में और वहाँ पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं करप्शन के, वो ट्रेंड पे है जहाँ पे करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर बात हो रही है मुबैना तौर पर, जिसका केपी सरकार हिसाब भी दे रही है। लेकिन अगले 2 ट्रेंड वही है जिससे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जो कल खेला गया, आज भी बदस्तूर टॉप ऑफ द लिस्ट। और वजह वही है कि पाकिस्तानी जो चाहने वाले हैं पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ था उस वक्त जब ट्रॉफी दी जा रही थी। उसकी वजाहत भी मैंने अपने प्रोग्राम में कर दी कि PCCI क्या कह रहा है और चेयरमैन PCB क्या कह रहे हैं। दूसरा जो ट्रेंड है वो कंग्रेचुलेशंस इंडिया है। जिस तरह भारत ने एक तरफा तौर पर ये टूर्नामेंट जीता है, हाइब्रिड मॉडल था, मर्जी की पिचें थी, 4 स्पिनर्स खिलाए हुए थे, उनको काफ़ी सपोर्ट थी। दुबई एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे कि भारत मुंबई में खेल रहा हो या दिल्ली में खेल रहा हो, उनका अपना होम ग्राउंड था ऑलमोस्ट। क्योंकि आप कल का फाइनल देख लें, 80% जो शायकीन थे वो भारतीय निजात वहाँ मौजूद थे, पूरा BCCI वहाँ मौजूद था, ICC जो भारतीय लेड है वो भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई किसी स्टेडियम में हम फाइनल देख रहे हैं। तो ये ट्रेंड क्रिकेट के हवाले से, जिसकी वजह से आज शो का आगाज़ मैंने क्रिकेट से किया। कल मुलाकात आपसे होगी, उम्मीद है कल लता तारड़ साहब से हमारी तफसीली गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।